ओके गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 24 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था पीआरटी का, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है जम्बल्ड फ्रेज वाला क्वेश्चन, जिसमें हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है आर बैड फॉर हेल्थ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एट ऑल कॉस्ट्स एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पहले आ जाएगा। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ, और इनको क्या करना चाहिए हमको, डी आ जाएगा एंड शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, BADC, तो BADC आ रहा है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बोला है कि वॉइस चेंज करना है हमको। तो सेंटेंस है द टूरिस्ट गाइड विल टेक यू अराउंड द टाउन। तो देखो सबसे पहले इसमें हमारा यू क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू कहाँ कहाँ आ रहा है आपके, बी और सी में तो नहीं आ रहा है, एंड इसके साथ में क्या आ रहा है, विल आ रहा है, यानी कि आपका जो पैसिव बनेगा उसमें भी विल आना चाहिए। तो ए में भी तो नहीं आ रहा है ना, बचा क्या डी वाला। तो डी वाले में देखो बनता हुआ दिख रहा है कि विल के साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। फिर टेक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन होता है। ठीक है, तो यू विल बी टेकन, और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा सेंटेंस बचा हुआ था कि अराउंड द टाउन, तो अराउंड द टाउन आ जाएगा। और फिर हमारा एजेंट कौन था, तो द टूरिस्ट, तो बाय लगा के द टूरिस्ट हमने कर दिया। डी हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो ओके कोई बात नहीं, तो इसका आंसर डी ही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। तो देखो इनामर्ड का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका मुग्ध होना या फिर किसी से प्रभावित होना। ठीक है, तो इनामर्ड के साथ हमेशा लगता क्या है, ऑफ लगता है। ठीक है, ही इज इनामर्ड ऑफ फिलोसॉफी एज अ सब्जेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ इस पूरे सेंटेंस का अर्थ कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक विषय के तौर पर वह फिलोसॉफी से बहुत प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो कहता है कि आपको क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है या फ्रेज है उसका। तो हैड लेफ्ट, हैड आ रहा है और उसके साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है V3 आ रही है। तो ये किसका होता है, हैड हम कब लगाते हैं, पास्ट में लगाते हैं, V3 लगेगा परफेक्ट के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, पास्ट परफेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है आपका नरेशन, कि नरेशन में सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी विच प्ले हैव यू सीन रिसेंटली। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो आस्क्ड सभी में ही आ रहा है, आस्क्ड मी सभी में ही आ रहा है, आस्क्ड मी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन है तो दैट तो आएगा नहीं, तो ए वाला कैंसिल कर दो। फिर अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये हमारा किस में बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जो सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ रही थी सब्जेक्ट के, वो कहाँ उठ के चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, यू के बाद चली जाएगी। और यू का हमारा क्या हो जाएगा, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर। तो विच प्ले आई हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में चली गई ये बात। तो हैव का हो जाएगा हैड, देखो कहाँ आ रहा है, आई हैड, विच प्ले आई हैड, देखो यहाँ पर है बट यहाँ पर विच प्ले के बाद हैड आ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं था। माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले आई हैड सीन, और यहाँ पे आ रहा है सॉ, तो सॉ का सी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है, सी सॉ सीन, तो डी वाला भी नहीं होगा, आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले आई हैड सीन, रिसेंटली का रिसेंटली ही रहता है, हियर देयर देन नाउ ये सब में चेंजेस आता है, बट रिसेंटली का रिसेंटली ही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में एरर फाइंड आउट करना है हमको। क्वेश्चन टैग है, तो देखो अनफॉर्चुनेटली ही कांट, यहाँ पर जो दिया हुआ है वही का वही हमारा कहाँ आ जाना चाहिए, क्वेश्चन टैग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैन है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ही कैंट हियर प्रॉपरली, कैन ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इस दे रहे, तो हमारा एरर पार्ट किस में हो जाएगा, डी वाला हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
सेवंथ में हमको क्या करना है, जो वर्ड दिया हुआ है उसका नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेल का मीनिंग क्या हो जाता है, तो क्वेल का मीनिंग होता है क्या करना, शांत या फिर दमन करना या फिर किसी को दबाना। ठीक है, जैसे पुलिस ने क्या किया, भीड़ को क्वेल किया, दबा दिया या शांत कर दिया। ठीक है, शांत करना। ठीक है, और आपका इसका देख लेते हैं हम लोग कि बाकी वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है। टॉर्चर का मतलब तो क्या कर, टॉर्चर मतलब क्या होता है, यातना या पीड़ा। डिफीट का मतलब होता है क्या, किसी को हरा देना, है ना। और सपोर्ट का मतलब क्या करना, साथ देना। और बचा क्या, सबड्यू, तो सबड्यू का ही मतलब होता है क्या करना, शांत करना या फिर वही दमन करना या दबाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबड्यू, इसका आंसर हो जाएगा। देखो डिफीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप भीड़ को हरा नहीं रहे हो, वहाँ पर डिफीट वर्ड यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। भीड़ को आप हरा नहीं रहे हो, भीड़ को आप क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा। इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे क्या करना, क्वेंच करना। ठीक है, एक्सटिंग्विश या फिर आपका टर्मिनेट भी हो सकता है, टर्मिनेट कर देना या फिर एबोलिश। ठीक है, आप लिखते जाइएगा अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो इसका आंसर हो गया सबड्यू। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है क्लाउस का अपने को क्या बताना है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग होता है अनकाइंड। इसका मीनिंग होता है क्या, अनकाइंड। तो अनकाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ठीक है, अनकाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। एंड बाकियों के मीनिंग हम देख लेते हैं। तो क्रूअल, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। जेनरस का अर्थ होता है कौन, दानवीर। दानवीर इसलिए नहीं हो, मतलब जेनरस भी इसका आंसर बन सकता था, बट काइंड और जेनरस में अंतर होता है। जेनरस कौन होता है, जो आपकी मदद कर सकता है पैसे देकर या कोई चीज़ आपको देकर, है ना, जो कैसा हो, बिल्कुल फ्री हैंड हो, जिसका कि मतलब खुले हाथ हो, जिसके कि जो मांगा मिल गया, है ना। काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, अब उसके पास पैसे नहीं भी हो सकते, बट उसके अंदर क्या हो सकती है, दया भावना हो सकती है। इसीलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लाउस का क्रूअल होता है, अनकाइंड होता है। ठीक है, सिनोनिम ब्रूटल होता है, तो उसका डायरेक्ट अपोजिट क्या बन जाएगा, काइंड बन जाएगा। और हम जेनरस को बाउंटीफुल भी इसका सिनोनिम होता है, एंड लिबरल भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ऑप्टिमिस्टिक देख लेते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कौन, आशावादी, जिसके अंदर क्या हो, आशा हो, होप हो। ठीक है, आशावादी, या फिर इंग्लिश में हम बॉयंट भी कह सकते हैं, मतलब इसका सिनोनिम, ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम, या फिर सैंग्विन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक के सिनोनिम्स। आगे बढ़ेंगे 9th की तरफ। बोला है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखो, आर यू द सेम पर्सन वी मेट येस्टरडे। अब पर्सन के आगे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। और सेम के पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, द भी आ रहा था। द हम किसके आगे लगाते हैं, आर्टिकल हम किसके आगे लगाते हैं, नाउन के आगे ही लगाते हैं ना। तो हमारा पर्सन क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला दिया हुआ है कि पर्सन क्या है, नाउन है, क्योंकि सेम एक तो ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रही हूँ मैं, एडजेक्टिव आ रहा है, एंड आपका उसके पहले द भी आ रहा है, इसीलिए आंसर नाउन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्लॉज हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ही मैं रिलैक्स व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क। अब देखो, जैसे ही व्हेन शब्द आया तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है ये, नहीं सॉरी, टाइम, प्लेस क्यों बोल रही हूँ मैं, एडवर्ब ऑफ क्या है, ये टाइम है। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये रिलैक्स जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारी जो रिलैक्स है, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे आप इनको पहचान कर सकते हो। ठीक है, व्हेन जैसे वर्ड हो गए, या फिर आपके और हो सकते हैं, एज सून एज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इफ़ हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, ऑल्दो, व्हेनेवर। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, एडवर्ब क्लॉज को पहचान सकते हो। एडजेक्टिव का पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके पहले क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताता हो, या फिर
वो कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ सकता है, जैसे हु हो गया, हु है, हुम, देन हुज, ये एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, विच, ठीक है। और दैट में भी क्या करना चाहिए, दैट में भी वो किसी नाउन की क्या बताना चाहिए, विशेषता बताना चाहिए, तो तब हम लगाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। और आपका नाउन कब लगेगा, जब वो क्या कर रहा हो, आपका संज्ञा या मुख्य वाक्यांश का क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, और वो किससे जुड़ा हुआ हो, दैट से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपका व्हाट, मतलब जब वर्ब से आप पूछो तो वो नाउन जो है वो क्या का आंसर देना चाहिए, ठीक है। वेदर और हु भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, ये नाउन के है, ठीक है। तो इन तरीके से आप, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है बट ये कॉमन चीज़ है, इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, क्लॉज पहचान सकते हो। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। अब हम सब्जेक्ट के इंग्लिश करेंगे, तो सबसे पहले है इसमें रीअरेंज करना है हमको। इज़ द लार्जेस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इन द कैपिटल इन साइज एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इसका क्या बन जाना चाहिए, क्या ऐसा बनेगा क्या, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट, बी ए तो साथ में आना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ बी ए साथ में आ रहा है, बी में ही आ रहा है ये तो, है ना। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट है तो बी में ही आ रहा है। और फिर क्या हो जाएगा इसका पूरा, तो सी पहला आ रहा है, इन द कैपिटल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट इन साइज एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, यस, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, फिर से रीअरेंज का क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर्कड फॉर फ्रीडम, ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वर्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, ऐसा हो जाएगा क्या, ऑल सेक्शंस, बी सी, ऑल द सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर्कड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, बी सी डी ए हो जाएगा क्या, हाँ देखो डी वाले में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी सी डी ए, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, तो आगे कहता है इसमें प्रिपोजिशन फिल करना है, द आंसर दैट ही गेव मी वॉज डैश द पॉइंट, ठीक है। क्या आना चाहिए, बिसाइड्स, बिसाइड, फ्रॉम या ऑन। तो देखो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि जो उसने उत्तर दिया वह जो पॉइंट था उसके अलावा था वो, ठीक है, पॉइंट के अलावा था। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, बी इसका आंसर हो जाएगा, बिसाइड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 129 की तरफ। तो देखो जब हम इट सीम्स समवन इज नॉकिंग डैश योर डोर, तो जब हम डोर पर नॉक करने की बात करेंगे तो हम हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉकिंग एट द डोर। 130 में कहता है कि टेंस पहचानना है, तो ही हैज़ नेवर रीच्ड हिज ऑफिस ऑन टाइम, यहाँ पर जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसका बताना है हमको। तो देखो हैज़ भी आ रहा है और V3 आ रहा है, हैज़ और V3 किस में आता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। और आप बताना मुझे कि नेवर, मतलब अगर आपको जानना है कि इसमें जो ये नेवर है ये कौन सा पार्ट ऑफ मतलब कौन सा पार्ट है स्पीच का, तो एंड में मैं इसका बताऊंगी कि ये जो नेवर है ये क्या कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेवर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है। 131 की तरफ चलेंगे। 131 में कहता है कि दे विल बी रीचिंग द थिएटर इन टाइम, टेंस पहचानना है हमको, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है विल बी रीचिंग, तो देखो विल के साथ बी आ रहा है और आईएनजी भी आ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म कब आएगा, कंटिन्यूस में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देखो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एरर, तो इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड नॉट टू बी ट्रू, देखो ये एक फ्रेज है और ये फ्रेज कुछ इस तरीके से बनता है कि दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, नॉट नहीं लगता है, जिसका अर्थ होता है कि जो आपने न्यूज़ दी है वो सच होने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है। तो इसमें जो नॉट है वो नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ ऐसा, मतलब इसका सेंटेंस दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू बनता, तो इसका हमको सी वाला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एरर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है फिर से एरर फाइंड आउट करना है। इट हैज़ बिन स्नोइंग इन शिमला सिंस अ वीक नाउ। अब इसके पहले भी मैंने बताया था सिंस और फॉर हम कब इस्तेमाल करेंगे, अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होगा, है ना, स्पेसिफिक टाइम दिया होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको दिया है 1999 या फिर 2 बजे, 3 बजे, इवनिंग, मॉर्निंग, मंडे, संडे, इस तरीके से, तब हम सिंस लगाएंगे। फॉर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमारे पास में स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 4 घंटे पहले, है ना, तो 1 हफ्ते पहले। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था फॉर, ठीक है, फॉर आना चाहिए था, दिया हुआ उन्होंने सिंस, तो एरर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे है, वर्ड दिया हुआ है हमको होलसम। इसका हमको क्या बताना है, नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है, ठीक है। होलसम का अर्थ होता है पौष्टिक, पौष्टिक होता है। और पौष्टिक इसमें से कौन सा वर्ड हमको मीनिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो प्योर है, हेल्दी है, फिलिंग है या फैटी है। तो पौष्टिक से हमको पता है हेल्दी इसका मीनिंग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेल्दी। यहाँ पर प्योर जो है, प्योर का मतलब होता है क्या, शुद्ध, है ना, बट शुद्ध होलसम का सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकलता है। फिर सी फिलिंग का मतलब होता है क्या, जो क्या हो, भरपूर हो, ठीक है, कैसा हो, भरपूर हो। और फैटी का मतलब होता है वसायुक्त, फैटी का मतलब। और होलसम के और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं हम उसको, न्यूट्रिशियस बोल सकते हैं। और आपका अनरिफाइंड, यहाँ पे वैसे तो रिफाइंड का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है, बट यहाँ पर किससे मतलब है, जैसे जो रिफाइंड मतलब फ्लावर होता है आपका मैदा, तो उस तरीके की चीज़। अब वो तो हेल्दी नहीं है ना, मैदा तो हेल्दी नहीं है ना, तो इसलिए होलसम का मीनिंग क्या हो सकता है, अनरिफाइंड भी हो सकता है। फिर एलिमेंटरी भी होता है इसका सिनोनिम। तो ये कुछ इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है जोवियल का हमको क्या बताना है, नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम इसका भी बताना है। तो जोवियल का अर्थ होता है उल्लासपूर्ण, ठीक है, उल्लासपूर्ण। और या फिर क्या कह सकते हैं हम, खुश कह सकते हैं, प्रसन्न, प्रसन्न कह सकते हैं, प्रसन्न कह सकते हैं। और इसमें जो इसका सीधा डायरेक्ट मीनिंग कौन दे रहा है, क्या वो लाफेबल दे रहा है। तो लाफेबल का मतलब तो होता है कौन, हास्यास्पद, ठीक है, हास्यास्पद जो होता है मतलब जो मनोरंजन करता है या जो आपको हंसाता है। तो जोवियल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये तो इसका सीधा सीधा मीनिंग नहीं दे रहा है, लाफेबल। फिर है फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक का मतलब तो शानदार होता है। और ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है, अभी बताया था कौन, आशावादी, है ना, आशावादी। तो ये भी कोई इसका डायरेक्ट अर्थ नहीं बता रहा है। मैरी देख लेते हैं, तो जी हाँ, मैरी का ही अर्थ होता है क्या, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण, या फिर क्या, खुश, ठीक है, और प्रसन्न, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैरी इसका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर मैरी। लाफेबल का मतलब रिडिकुलस यानी कि जो हास्यास्पद हो। फैंटास्टिक का मतलब शानदार, ठीक है। लाफेबल के और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे लूडिक्रस होता है, LUDICROUS, और सिली, फिर फुलिश, ये हम किसके, लाफेबल के बता रहे हैं। एब्सर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, फुलिश के, लाफेबल के। और जोवियल का हो जाएगा क्या, मैरी, ठीक है। फिर है आपके सामने लेनिएंट वर्ड है, जिसका हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो लेनिएंट का अर्थ होता है क्या, नरम स्वभाव का, मतलब पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है, कि सज़ा देने के मामले में वो क्या है, लेनिएंट है, नरम है। तो इसका देखो सीधा सीधा अर्थ क्या निकलेगा, क्या माइल्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, बट माइल्ड का अर्थ ही नरम होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। क्रूअल होगा क्या, बट क्रूअल का अर्थ होता है क्या, जो कैसा हो, बहुत ज़्यादा क्रूर हो, जो इधर उधर की ना सोचे, ठीक है। और फिर स्ट्रिक्ट होता है क्या, जो कैसा हो, थोड़ा कठोर हो, है ना। तो एक तरफ है आपका जो सज़ा देने में नरमी बरतता है, और एक तरफ है आपका जो सज़ा देने में क्या अपनाता है, कठोरता, सख्ती बरतता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। डोमिनेंट का मतलब होता है जो हुक्म चलाने वाला हो, तो ये लेनिएंट का ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है।
इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रूअल इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्रूअल का अर्थ कुछ और हो जाता है लेनिएंट से। ठीक है, क्रूअल ब्रूटल कह सकते हैं हम लोग, निष्ठुर कह सकते हैं, तो लेनिएंट इसका सीधा अपोजिट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जाइगेंटिक का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है क्या आपका विशालकाय, विशालकाय। ठीक है, तो विशालकाय का हमको क्या बताना है, अपोजिट। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। स्लिम का अर्थ तो क्या होता है, पतला, है ना, जो दुबला पतला हो। वीक का मतलब कौन, कमज़ोर। और ह्यूज का तो मतलब ह्यूज तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। बचा क्या है, टाइनी, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, टाइनी। टाइनी मतलब क्या, जो छोटा हो, नगण्य हो, है ना। जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा। अगला है आपके सामने 138। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बीइंग ऑस्टियर इन लाइफ हिज नीड्स आर फ्यू। अब ऑस्टियर का मीनिंग देख लो पहले तो, जो कैसा हो, सीधा साधा हो। ठीक है, सीधा साधा, या फिर जिसका जीवन कैसा हो, सादगी से भरा हो। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि बीइंग ऑस्टियर इन लाइफ, के सीधा साधा होने के कारण से हिज नीड्स, उसकी ज़रूरतें क्या है, काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर आ रहा है वर्ब और उसके पहले आ रहा है हिज, यानी कि ये कैसा है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इन दोनों के बीच में आने वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, क्या वो कंजंक्शन होगा, नहीं। एडजेक्टिव होगा, नहीं। वर्ब, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाउन, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीड्स आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब आर और पॉसेसिव प्रोनाउन हिज के बीच में आ रहा है, तो ये नाउन बन जाएगा आपका, है ना। वर्ब तो नहीं है ये। वर्ब के लिए आपको साथ में क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। ठीक है, पूरा पक्का नाउन चाहिए, ऐसे पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं लगता है ये। आगे बढ़ेंगे 139 की तरफ। पूछा है कि वॉइस चेंज करनी है। द पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो देखो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द थीफ। द थीफ कहाँ कहाँ आ रहा है, द थीफ। अब पुलिस मैन तो नहीं होगा ना, डी वाला हटा दो। द थीफ अब है वॉज रनिंग, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ आपका, कंटिन्यूस हुआ, तो बाद में भी कंटिन्यूस ही होना चाहिए। तो ING जब लगता है तब हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो ए में भी नहीं है, इसको भी हटा दो। द थीफ वॉज बीइंग, अब रन का क्या हो जाता है, रन, रैन, रन ही होता है थर्ड फॉर्म। द थीफ वॉज बीइंग रन आफ्टर, रन आफ्टर आपका यहाँ तक सेंटेंस हो जाएगा। किसके द्वारा, एजेंट इसके बाद आएगा, किसके द्वारा, तो बाय द पुलिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, देख लेते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में क्लॉज, जो अंडरलाइन सेंटेंस है वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ऑल इज़ नॉट गोल्ड, ऑल इज़ नॉट कहा ही है कि जो ये ऑल इज़ नॉट गोल्ड है ना, इसकी विशेषता यहाँ पर, इसमें ऑल की, ऑल आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो ऑल की विशेषता कौन बता रहा है, दैट ग्लिटर। ठीक है, दैट ग्लिटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कितने 5 और 20 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, नहीं 10 और इधर 15, हाँ, तो 25 क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।